क्या जेवर एयरपोर्ट नोएडा को एनसीआर का एक अगला प्राइम रियल एस्टेट हब बनने का मौका देगा? ये एक प्लान्ड फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है। 20 to 25% जंप गोइंग फॉरवर्ड मिल सकता है। लेकिन इस पूरे रीजन में एक अलग अप्रोच रखता है रियल एस्टेट। वही कहानी हमें इस नोएडा एयरपोर्ट और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में भी देखने को मिल रही है। जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे विल रिलेटिवली बी एन एक्सेप्शन टू द एंटायर एनसीआर स्टोरी। बहुत ही नीश डेटा है या बहुत ही सिलेक्टिव डेटा है, इसको हम जनरलाइज बोलेंगे थोड़ा गड़बड़ कर जाएंगे। एयरपोर्ट के साथ में आप देखोगे लॉजिस्टिक हब है, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फिल्म सिटी है, मेडिकल सिटी है। आने वाले टाइम में उनको प्रॉफिट बनाने का अच्छा स्कोप उस पे मिलेगा। सच में इतना पोटेंशियल है या हेवी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के कारण ये हमको इतना ऊपर दिखाई दे रहा है? लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड क्लस्टर्स दैट आर प्रपोज्ड, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स दैट आर प्रपोज्ड। आने वाले सालों में एंड बायर्स का शेयर बढ़ेगा, बट इन्वेस्टर्स विल कंटिन्यू टू फोकस। मान के चलते हैं कि ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। लोगों का रुझान किस तरफ है, क्या लेना चाह रहे हैं? बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है एमआरआई मार्केट से। कहाँ सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? इन्वेस्टमेंट का अगर किसी का प्लान बन रहा है, दे शुड ट्राई फॉर प्लॉट्स। बेशक एक एंड यूजर जो भी है उसे जैसे भी जुड़ना है रियल एस्टेट से अभी नए डेवलपमेंट के बाद उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ये होनी चाहिए कि साइट विजिट जरूरी है, कि प्रोजेक्ट्स को देखें, अप्रूवल्स को देखें और उसके बाद डिसीजन। हेलो, वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपका ये मनपसंद शो। और आज थोड़ी अलग बात करने जा रहे हैं। वैसे तो हर बार ही अलग करते हैं, लेकिन आज थोड़ी और अलग है, थोड़ी डिफरेंट बात है। और क्यों है? क्योंकि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल एस्टेट को सीधा जोड़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़कें, इमारतें, पोर्ट, एयरपोर्ट्स ये नहीं है, ये शहरों की किस्मत को बदलने वाला तंत्र है, मैकेनिज्म है और निवेश के नए नक्शे को खींचता है। दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही एक बदलाव इस वक्त आकार ले रहा है, ले चुका है इनफैक्ट, और ये है जेवर में बना नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक नए आर्थिक और शहरी इकोसिस्टम की नींव माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जो बदलाव दिखे हैं वो किसी सहयोग का नतीजा हम नहीं कहेंगे, बल्कि एक बड़े योजनाबद्ध ट्रांजिशन की कहानी वो कहता है, जहां जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी, डेवलपर्स ने बहुत एग्रेसिवली कुछ लॉन्च किए और निवेशकों के साथ साथ एंड यूजर्स की दिलचस्पी भी यहां पर लगातार मजबूत होती गई। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कीमतें क्यों बढ़ी, क्या आगे भी बढ़ेंगी, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या ये ग्रोथ लंबे समय तक टिकेगी और ये नया एयरपोर्ट ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। क्या जेवर एयरपोर्ट नोएडा को एनसीआर का एक अगला प्राइम रियल एस्टेट हब बनने का मौका देगा? और क्या हम एक नए एयरपोर्ट सिटी, जिसको एट्रोपोलिस भी कहा जा रहा है, आकार लेता देखेंगे? आज के इस खास शो में यही सारी चर्चा होगी। जेवर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बातें होंगी और उससे जुड़ा सीधा रियल एस्टेट कनेक्ट होगा और डेटा, ग्राउंड रियलिटी, निवेश के मौके और उस बड़े बदलाव की बात करेंगे जो आने वाले वर्षों में हमें एनसीआर की पूरी तस्वीर को बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, जिनका मैं तारुफ आपसे करवा देता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अभिनव जोशी साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के सीबीआरई से। अरविंद राय हैं, जो सीनियर डायरेक्टर हैं वैल्यूएशन सर्विसेज कॉलियर्स इंडिया, और साथ ही हैं सचिन व्यास साहब, चीफ सेल्स ऑफिसर स्क्वायर यार्ड्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप तीनों से ही चर्चा शुरू करें उससे पहले एक दो रिपोर्ट्स हैं। वैसे तो ढेर सारी रिपोर्ट्स अब हैं इसके आसपास, लेकिन जो हमने यहाँ पर लिया है एक अंदाजा देने के लिए दर्शकों को, स्क्वायर यार्ड, चूंकि यहाँ पे सचिन मौजूद हैं, तो ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में इस इलाके में जहाँ जहाँ ये पूरा इम्पैक्ट एरिया है, अपार्टमेंट्स की कीमतें लगभग 3 गुना हो गई, प्लॉट्स की कीमतों में करीब 1.5 गुना से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, और कुछ माइक्रो पॉकेट्स में या माइक्रो मार्केट्स में तो ये 5 गुना तक बढ़ गई हैं, ऐसा आपकी रिपोर्ट कहती है। आगे आपकी रिपोर्ट ये उम्मीद जताती है कि आने वाले वक्त में अब 28% के आसपास का रिटर्न आपको ज़मीन पे मिल सकता है, और अपार्टमेंट की कीमतों में भी करीब 20 से 22-25% तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये बता रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो ग्रोथ का कैटलिस्ट बन रहा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट भी लगभग इसी लाइन पर है। वो कहती है कि यहाँ पर
ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में रियल एस्टेट की मांग में तेजी देखने को मिली है। वो कुछ फिगर्स कोट करते हैं, जैसे कि 2021 में यहाँ पर करीब 4,500 यूनिट्स लॉन्च हुए थे, लेकिन वो अब बढ़कर करीब 14,000 यूनिट्स पे पहुंच गए हैं। यानी पोटेंशियल डेवलपर्स इसके अंदर देख रहे थे। ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल लॉन्च की बात करें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 19 से बढ़ के 28 हुआ है। एनसीआर हाउसिंग सेल्स में ग्रेटर नोएडा की हिस्सेदारी करीब 22 से 25% के आसपास की है। और अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स हम देखें तो 10,685 यूनिट 2021 में बिके थे, वो बढ़ के करीब 13,000 यूनिट्स के आसपास चला गया है। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये तो एक वानगी है। हम अपने मेहमानों से समझेंगे कि ओवरऑल ये पूरी कहानी यहाँ से कैसे शेप लेगी। तो अभिनव साहब, पहला सवाल आपसे कि जब भी किसी शहर को कोई नया पोर्ट मिलता है, एयरपोर्ट मिलता है या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिलता है, डेफिनेटली उसका रियल एस्टेट पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अब मैं ये सवाल थोड़ा सा एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपके पास लेकर आता हूं। एक एयरपोर्ट हाल ही में मिला मुंबई को, उसकी भी बड़ी चर्चा थी। ये देश के 2 सबसे बड़े शहर, और यहां दोनों ही शहरों को बस थोड़े से डिफरेंस के साथ 2 बड़े एयरपोर्ट मिल रहे हैं। यहां पर भी प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था जब एयरपोर्ट आया, लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी बन गई कि बहुत सारे इलाकों में वो बहुत अर्ली आ गया, बहुत समय के बाद फिर एक स्लो डाउन आ गया। मतलब जैसे किसी ने बहुत पहले ही उसका प्रीमियम खींच लेने की कोशिश की और असल में होते होते पूरी कहानी थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या दिल्ली एनसीआर के लिए या इस नए एयरपोर्ट के लिए कहानी अलग है, ज्यादा लीनियर है, ज्यादा स्मूथ है, या वहां पर भी ऐसा ही हुआ? देखिए विपिन जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे अपने इस शो पे बुलाया है। काफ़ी कंपैरिजन्स हैं दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में। जाहिर सी बात है, 1 साल के अंदर दोनों एयरपोर्ट्स बन के ऑपरेशनल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है एक तुलना करी जाएगी कि नवी मुंबई की मार्केट किस तरह से उछली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मार्केट किस तरह से उछली। देखिए, नवी मुंबई का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है लंबे समय के बाद, लेकिन वहाँ पर कमर्शियल की प्रेजेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी लेट्स से नोएडा में है। नोएडा जो कि इस एयरपोर्ट से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर या अप टू 30-40 किलोमीटर्स है, जिसका डिस्टेंस अबाउट 30-35 मिनट्स या अप टू 40 मिनट्स में ट्रैवल किया जा सकता है। सो इट्स एन एस्टैब्लिश्ड हब। अगर इस तरह के लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए, चाहे वो नवी मुंबई में हो, चाहे वो जेवर में हो, इनका प्रीमियम टू अ सर्टेन एक्सटेंट तभी से स्टार्ट शुरू हो जाता है जब ये अनाउंस होते हैं। तो जब 2021 के बाद इसका शिलान्यास हुआ, तभी से मार्केट में एक तरह से तेजी देखने को मिली थी। ऑन एन एवरेज आई थिंक अराउंड 30 से 35% का जंप हुआ है प्राइसेस में बिटवीन 2022 एंड 2025। तो जो प्लॉट्स अवेलेबल थे एक सर्टेन प्राइस प्रीमियम पर, लेट्स से 40-45 लाख पे 4 साल पहले, वो आज 1 करोड़ से 1 से 20 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख के बीच के रेंज में आपको मिलते हैं। तो वो प्रीमियम यहाँ भी मिला है, वो प्रीमियम वहां भी मिला है। आई वुड से दोनों जगह ये ध्यान रखना जरूरी है कि इमीडिएट डेवलपमेंट कितनी है और फ्यूचरिस्टिक प्लान डेवलपमेंट क्या है। सो पूरे यमुना एक्सप्रेस वे में, चाहे हम सेक्टर 20, 22D या 25 से स्टार्ट करें और गोइंग ऑल द वे टू द जेवर एयरपोर्ट, एंड देन जेवर एयरपोर्ट के बाद भी काफी फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स प्लान्ड है, लेकिन गवर्नमेंट एक बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में लैंड एक्वायर करती जा रही है। उन्होंने कंपनीज को लैंड अलॉट किए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए हो या फिनटेक सिटी या फिल्म सिटी के लिए हो। तो धीरे धीरे 2026 से लेकर 2028 तक आपको काफी मटेरियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड इवेंचुअली टुवर्ड्स 2030 एंड बियॉन्ड दैट एक पूरा इकोसिस्टम बन के तैयार होगा। तो जाहिर सी बात है, वी कांट एक्सपेक्ट the 30 to 40% jump which has already been factored in the last 3 to 4 years, but एक reasonable, जैसे आपने पहले भी कहा, एक 20 से 22% या 20 to 25% jump going forward मिल सकता है। यहाँ पर कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं अभी फिलहाल जो लॉन्च हुए हैं, given the size of NCR as a market, और उनकी इन्वेंट्री भी बढ़ेगी और इसका ओवरऑल शेयर NCR की मार्केट में भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक प्लान्ड फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, एंड अनडाउटेडली वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अरविंद जी, मेरा अगला सवाल ये कि देखिए, मैंने क्योंकि पहला सवाल तुलनात्मक पूछा था नवी मुंबई एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट को लेते हुए, अब ये जो दोनों मार्केट्स हैं ये भी बहुत डिफरेंट है। देखिए, जब आप मुंबई या थोड़े से डाउनवर्ड साउथ या नीचे के मार्केट की बात करते हैं हिंदुस्तान में, उसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है।
जैसे ही आप नॉर्थ के मार्केट की बात करते हैं और खासतौर पे दिल्ली एनसीआर की मार्केट, वहां पर लोगों की अप्रोच, चाहे वो बायर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, बहुत डिफरेंट है। क्या वही डिफरेंस यहां देखने को मिल रहा है? मतलब कीमतों में इतनी बढ़ोतरी, अभी हम और जाएंगे, सचिन से बात करेंगे, उनकी रिपोर्ट तो बहुत स्पेसिफिक है कि 5-5 गुना प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए। तो क्या सच में बढ़ गए? इतना ज्यादा हुआ, उसको हम इतने जनरलाइज वे में बोल सकते हैं? या फिर चूंकि जैसा मैंने कहा ना, बड़ी अलग सी अप्रोच है। अभी भी हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी बूम हमने पिछले 3-4 साल में पोस्ट कोविड देखा, उसमें सबसे ज्यादा उछाल जो आया वो एनसीआर के मार्केट्स में ही आया। नो डाउट कि वो गुरुग्राम की तरफ ज्यादा रहा, नोएडा की तरफ भी रहा बहुत सारा, लेकिन जो टॉप ऑफ द केक पहुंचा वो गुरुग्राम पहुंचा। लेकिन इस पूरे रीजन में एक अलग अप्रोच रखता है रियल एस्टेट। क्या वही कहानी हमें इस नोएडा एयरपोर्ट और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में भी देखने को मिल रही है? धन्यवाद विपिन, हमें इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जो अगर आपका जो सवाल है वो बहुत ही स्पेसिफिक इस पर्सपेक्टिव से, ये उस ट्रेंड से हम उस तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप बेंगलोर का या फिर मुंबई का इस तरीके का मार्केट अगर आप देखते हैं प्री कोविड भी, सो दिल्ली एनसीआर मार्केट में एक 2014-15 के बाद एक स्लो डाउन था, एंड वो बड़ा इविडेंट सा था। एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इवन सब 1 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स के लिए या घरों के लिए भी इनफ बायर्स नहीं थे मार्केट में, और वो स्लो था रिलेटिवली। बट उतना स्लो डाउन जो है वो साउथ और वेस्ट के मार्केट में उस तरीके का नहीं दिखा गया था। सो शायद एक जो हम इम्पैक्ट बोलते हैं, जितना फोर्स से गिरता है उतने फोर्स से वापस आता है, रिबाउंड करता है। सो प्रोबेबली कोविड के बाद का जो डेवलपमेंट है वो काफी हद तक के वो एक रिबाउंड तरीके का रिस्पॉन्स था, जिसके कारण इस तरीके का हमें ग्रोथ दिखा, जिसमें कि लगभग 20-25%, 30% एनुअल एप्रिसिएशन टाइप भी दिखा। अगर मैं ये अपना यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास की बात करें और जेवर एयरपोर्ट, सो ऑब्वियसली यमुना एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी जो है वो मोर देन नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एक्सटेंशन, इट इज टुवर्ड्स आपका जो जेवर एयरपोर्ट है, उसके कारण जो एक्साइटमेंट है लोगों में और इन्वेस्टर्स में, उसको लेके वो चलते हैं। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो कोविड के जस्ट बाद अगर वहां पे एक गौर यमुना सिटी जो टाउनशिप, काफी बड़ी टाउनशिप है, वहां पे अगर आप प्राइसिंग जो जिस तरीके की थी, लगभग आपका 24-25 हजार रुपए के आसपास की प्राइसिंग थी पोस्ट कोविड। एंड इन 21 आज के डेट में वहां पे नथिंग इज अवेलेबल फॉर ए प्राइस रेंज ऑफ लेस देन लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के आसपास, 1.25 लाख रुपया पर स्क्वायर मीटर के आसपास का रेट चल रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है कि एक एयरपोर्ट बन गया और एयरपोर्ट के कारण आपका कनेक्टिविटी बन गई, ऑलरेडी एक यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है तो उसके कारण, साथ में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स वहां पे क्या है अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हुआ, सेमीकंडक्टर के लिए वहां पे काफी पुश दे रहे हैं इनको, आपके काफी ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो जमीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने एक्वायर किया है, जो कि फर्दर एक्वायर करते जा रहे हैं, उसको ये फर्दर एक काफी प्लान तरीके से, जिसको कि एक सेल्फ सस्टेन्ड इनका इकोनॉमिक इकोसिस्टम या इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यहीं पे बन सके। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ, अगेन मैं उसी गौर यमुना सिटी पे जाता हूँ, 2020-22 के आसपास फिर भी उतना ट्रैक्शन नहीं था उस प्राइस पॉइंट होने, कोविड से पहले तो बिल्कुल ही नहीं था जब तक ये अनाउंस नहीं हुआ था। लेकिन अगर आज के डेट में लास्ट ईयर की बात है, 2025 की, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कुछ रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 300 के आसपास रेसिडेंशियल प्लॉट्स को ऑक्शन, इट वाज नॉट ऑक्शन, इट वाज अ लकी ड्रॉ टाइप ऑफ स्टफ, जिसके लिए लगभग 55,000 आवेदन गिरे। सो इससे ये समझ में आता है कि लोगों को वहां की ग्रोथ स्टोरी समझ में आ रही है। एंड ऑल्दो लास्ट 4-5 मंथ्स में थोड़ा एनसीआर में स्लो डाउन फिर से वापस दिखाई दे रहा है, स्पेशली विथ रेफरेंस टू द प्राइस एप्रिसिएशन एंड ऑल, बट आई थिंक दैट ये जो जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे will relatively be an exception to the entire NCR story. NCR story में बाकी सब जगह पे वो एक्साइटमेंट या प्रोजेक्ट को डिलीवर, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं है, जबकि यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल बहुत है, बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं। अब कनेक्टिविटी आरटीएस की अब हम बात करने लग रहे हैं, वहां से कनेक्टिविटी फर्दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे के थ्रू। सो काफी सारी चीजें हो रही हैं, जिसके कारण इसके ऊपर अभी हमारा मानना है कि अगले 5-7 साल 10 साल तक भी इसमें एक्साइटमेंट बनी रहेगी।
ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं 5 से 10 साल तक अभी और एक्साइटमेंट रहेगी। कैसी होगी वो एक्साइटमेंट, किन लोगों के लिए काम की होगी, उस एक्साइटमेंट का हिस्सा कोई कैसे बन सकता है, इस पर आगे बात करते हैं ना। कमिंग टू यू सचिन जी, आपकी रिपोर्ट का जिक्र मैंने शुरू में भी किया और वापस से वो नंबर मैं कोट करता हूं जिसमें आपने की जो रिपोर्ट है वो कई जगह मुझे ऐसा लगा थोड़ी ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, या ऐसा लगा कि क्या सच में इतनी बढ़ोतरी हो गई, मतलब थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। लेकिन आप हमें बताएंगे, जैसे आपने कहा कि कुछ माइक्रो मार्केट्स में 5 गुना तक दाम बढ़ गए हैं, ये कौन सा पीरियड रहा, ये कौन से माइक्रो मार्केट्स हैं। अपार्टमेंट की कीमतें 3 गुना हो गई, मान लीजिए कि 1 करोड़ का खरीदा तो आज क्या मैं 3 करोड़ में बेच पाऊंगा। तो ये थोड़े ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा है या ऑन ग्राउंड ऐसा है, या ये बहुत ही नीश डेटा है या बहुत ही सिलेक्टिव डेटा है, इसको हम जनरलाइज बोलेंगे थोड़ा गड़बड़ कर जाएंगे। विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। और जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली स्कोप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट स्कोप हियर। जो हम स्कोप की बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर के, जो एयरपोर्ट जेवर का एयरपोर्ट लॉन्च हुआ है, तो ये स्टोरी बेसिकली आज की नहीं है कि आज ये एयरपोर्ट के लॉन्च होने से एकदम से प्राइस बहुत ज़्यादा रॉकेट की स्पीड में बढ़ गया, या 1-2 महीने का स्टोरी है। बेसिकली जेवर का एयरपोर्ट आज से नहीं, करीब 4-5-6 साल पहले लॉन्च हुआ था। उसके पहले ही लॉन्च हुआ था, फिर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज रही हों, थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा लेट हुआ, फिर आगे चल के अब जाकर के फाइनली लॉन्च हुआ। तो बेसिकली जो प्राइस एप्रिसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्राइस एप्रिसिएशन आज से हम 2018-19 से जिन लोगों ने वहां पे ऑलरेडी प्लॉट बुक कर लिए थे, लैंड बैंक रख लिए थे अपने पास लेकर के पहले से, तो ग्रेजुअली ये बढ़ा है। जो हमारे को लगता है कि करीब करीब आने वाले टाइम में भी 28% से लेके 35% का कैपिटल एप्रिसिएशन आगे भी आएगा। अभिनव जी ने बोला अभी कि अब 5 से 10 साल का स्कोप अभी भी है एप्रिसिएशन का, बिकॉज जो एयरपोर्ट आया है, एयरपोर्ट के साथ में आप देखोगे तो लॉजिस्टिक हब है, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे फिल्म सिटी है, वहाँ पे मेडिकल सिटी है, जहाँ पे मेडिकल के इक्विपमेंट बना करेंगे। तो आने वाले टाइम में ये डेवलपमेंट इट विल टेक समवेयर अराउंड 5 से 6-7 साल और भी लगेगा। बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे पहुंचेंगे, आएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट करीब करीब 7-8 साल पहले से लोग करते आ रहे हैं, जो कि प्राइसेस लोगों के प्लॉट के प्राइस, किसी ने प्लॉट लिया था 25 लाख का, 30 लाख का, आज वो अच्छा खासा एप्रिशिएट हो गया है, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम भी पहुंचा है लोगों का। बात करें अपार्टमेंट की, गुड़गांव में आप देख रहे हो कितना प्राइस पहुंच गया है ऑलरेडी। और गुड़गांव में आज की डेट में जो मिड सेगमेंट है, मिडिल इनकम जो क्राउड है, ओके, तो दे आर नॉट एबल टू परचेज हाउस इन गुड़गांव। तो अभी वो उनका रुख आ गया है नोएडा की तरफ या यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, क्योंकि जो प्राइसेस हैं गोल्फ कोर्स रोड में आप जाओगे तो 40,000, 35,000, 35 से लेके 45,000 तक का प्राइस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। आप नोएडा में भी जाओगे, आप देखोगे 18,000 से लेके 25,000, 28,000 तक का प्राइस इस्टेब्लिश हो चुका है। आज एक एरिया ऐसा आया है जहां पे आज प्राइस 8,000 से लेके 11,000, 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, जो कि यू कैन से दी मीडियम सेगमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे आने वाले टाइम में उनको प्रॉफिट बनाने का बहुत अच्छा स्कोप उस पर मिलेगा। ठीक है, तो अभिनव सर, डेवलपमेंट बाकी है। अभी एयरपोर्ट आया है, फेज 1 लॉन्च हुआ है, फेज 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। बाकी इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है, फिल्म सिटी भी डेवलप हुई नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। 4-5 साल के अंदर आप देखोगे, जो हमने बोला कि 5 टाइम प्राइसेस बढ़े हैं, आप देखोगे प्राइसेस विल शूट अप मोर। अभी भी स्कोप है, 5 से 7 साल का स्कोप आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है सचिन जी, गॉट योर पॉइंट। अभिनव जी, अब इसको थोड़ा मैं और डाइसेक्ट करना चाहता हूं कि अगेन ये जो प्राइजेस बढ़े, जैसा सचिन जी ने कहा कि लोगों ने 7-8 साल पहले से वहां जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो इन्वेस्टमेंट अगर हम एक टाइमलाइन पे रख दें तो वो प्राइजेस लीनियरली बढ़े,
तभी से बढ़ना शुरू हो गए थे और एक लीनियर तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, या फिर वो अभी हाल के 2-3 सालों में एकदम सडन जंप आया या पोस्ट कोविड वाला कोई इम्पैक्ट उसमें देखने को मिला? दूसरी बात, जैसा मैंने कहा और जिस तरह का सवाल मैंने अरविंद जी से भी पूछा कि ये बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है नॉर्थ इंडिया की, और उसका जो बिल्कुल सरताज है वो ये एनसीआर का एरिया है जहां पर काफी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी रहती है, इन्वेस्टर ड्रिवन एक्टिविटी बहुत ज्यादा हैवी रहती है, और वो भी एक बड़ा कारण होता है। तो क्या सच में इतना पोटेंशियल है, या हैवी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के कारण ये हमको इतना ऊपर दिखाई दे रहा है? फिर उसका एक नतीजा ये भी है कि हमने देखा था कि 10 साल तक एनसीआर में चीजें स्टैंड स्टिल थी जब पूरे देश में बढ़ रही थी। मैं उस पर्सपेक्टिव में ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जी विपिन जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला, क्या इसकी लीनियर ग्रोथ थी? तो इसकी लीनियर ग्रोथ नहीं थी। 1-2 प्रोजेक्ट्स थे जो प्री कोविड लॉन्च हुए थे, जैसे कि अरविंद जी ने कहा कि उनका ट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था। पोस्ट कोविड जब ये एयरपोर्ट अनाउंस हुआ, और आप याद रखें कि 2020 और 2021 में पेंडेमिक ईरा की सेविंग्स थी लोगों के पास, वो सडनली वो सेविंग्स मार्केट में आनी शुरू हुई और मार्केट में एक उफान आया, बिकॉज मार्केट ट्रांसपेरेंट भी हो चुकी थी, ऑर्गेनाइज भी हो चुकी थी। ओवरऑल अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम सब बढ़ी है, राइट? तो वो सारी जब सेविंग्स मार्केट में आनी शुरू हुई तो अक्रॉस सिटीज हमने ये जंप देखा। और जब इस एयरपोर्ट का जैसे मैं कहूँ कि इसका शिलान्यास किया गया था, तो उस टाइम पे दैट वाज पोस्ट 2021, तब से लेकर 2025 तक जो जंप है वो ज्यादा स्टीप रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2024 और 2025 में। तो इसका लीनियर ग्रोथ नहीं है। क्लोजर टू द एयरपोर्ट्स इनॉग्रेशन या टेंटेटिव इनॉग्रेशन डेट, तब जंप ज्यादा रहा है। जहां तक बात है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर एक्टिविटी की, मेरे हिसाब से जो स्प्लिट इस माइक्रो मार्केट में टिपिकली रहेगा, वो आई वुड स्टिल अग्री अबाउट 60 से 65% इन्वेस्टर्स होंगे, 30 से 35% एंड बायर्स होंगे। काफी एंड बायर्स हैं जिनसे मैं भी मिला हूं, जो कि गुड़गांव में रहते थे या दिल्ली में रहते थे या पार्ट्स ऑफ यूपी में रहते थे, जिन्हें क्लोजर टू एनसीआर पसंद आए कुछ इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लॉन्च हुए थे पिछले 5 से 7 सालों में। तो ब्रॉडली स्प्लिट इन्वेस्टर और बायर्स का ये रहा है कि 60% से ऊपर अभी भी इन्वेस्टर्स थे जो प्राइस पॉइंट से अट्रैक्ट हुए, जो कि एक प्रोस्पेक्टिव एयरपोर्ट से, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट हुए, और उन्हें लगा कि एक अपसाइड अवेलेबल है आने वाले कुछ सालों में। और 30 से 40% एंड बायर्स थे। आने वाले कुछ सालों में मेरा ये मानना है कि जिस तरह के इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स यहाँ पे प्रपोज्ड हैं, जिसके लिए लैंड एक्वायर करा जा चुका है ज्यादातर, चाहे वो एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क हो, चाहे वो फिनटेक सिटी हो, या आपका टॉय सिटी हो, या एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी हो, उसमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं, जो जिन कंपनीज को लैंड अलॉट हुआ है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जब वो आएंगे, या एयरलाइन इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो आएंगे, या आपका यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स हब्स प्लान हैं, तो जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ई कॉमर्स, 3PLs, आपके कोल्ड स्टोरेज कंपनीज, इन ऑपरेटर्स में जो काम करने एम्प्लॉयज हैं, जब वो आएंगे तो आपका एंड यूज का जो सेगमेंटेशन है वो बढ़ेगा। इन्वेस्टर सेगमेंटेशन फिर भी हाई रहेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो सारा डिस्कशन पॉइंट कर रहा है वो प्राइसेस पे पॉइंट कर रहा है। ये माइक्रो मार्केट और इन जनरल ग्रेटर नोएडा माइक्रो मार्केट अभी भी 20 से 25% डिस्काउंट पे है फ्रॉम रेस्ट ऑफ नोएडा, एंड अराउंड 30 to 40% डिस्काउंट फ्रॉम गुड़गांव। सो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गुड़गांव में कैपिटल डिप्लॉय करना, वेदर इज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव या एंड यूज पर्सपेक्टिव, उनके लिए डेफिनेटली यमुना एक्सप्रेसवे लुक्स लाइक अ डिसेंट प्रोपोजिशन। यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी है, परी चौक से अब एक एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल है, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड clusters that are proposed, industrial townships that are proposed। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में एंड बायर्स का शेयर बढ़ेगा, बट इन्वेस्टर्स विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन दिस माइक्रो मार्केट ऑल्सो। ठीक है, ओके। अरविंद सर, हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होकर बातचीत कर रहा हूं, लेकिन अगेन अगर मैं गुरुग्राम की भी बातचीत करूं और जिस तरह का हीटअप वहां पे दिखाई दिया, कभी गुरुग्राम जाएं, और मेरा रिसेंटली अभी बहुत बार जाने का मौका लगा, तो ऑनेस्टली मुझे लगा कि वाकई में ओवरहीटेड मार्केट है। जो चीज अभी डिजर्व नहीं करती जितने का, उतने पे लॉन्च हो रही है, उससे ज्यादा में पता नहीं कैसे खरीदी जा रही है, और अल्टीमेटली हमने वहां पर एक स्लो डाउन का भी साइन अप देख लिया है। चीजें स्टैग्नेशन की तरफ आ रही है, और वो किसी से छुपी हुई नहीं है जहां पर प्रॉपर्टी स्लो डाउन आ रहा है। बट हाँ, वो भी बात उतनी ही सही थी
कि जब बिक रही थी तब बिक भी रही थी, खरीदने वाले खरीद भी रहे थे। अब वो इन्वेस्टर थे, वो एंड यूजर थे, जो भी थे, लेकिन अगर एक कैपिटल वहां पर डिप्लॉय हुआ तो हुआ। अगेन, अब जैसा अभी सर ने कहा, अभिनव जी ने, कि अभी भी अगर हम इस इलाके को पकड़े एनसीआर को, तो वो वहां के मुकाबले 40% डिस्काउंट पर है, अभी भी वहां पर स्कोप ज्यादा है बढ़ने का। लेकिन थोड़ी रियलिस्टिक पिक्चर करूं, नाइट फ्रैंक के जो नंबर्स थे कि कहां लॉन्च में 30% 40% का जंप हो गया, 2-4 हजार प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, यूनिट सॉरी, और वो 14,000 पे पहुंच गए। क्या ओवर सप्लाई की तो सिचुएशन नहीं बन जाएगी? क्या ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर तो नहीं बन जाएगी? हालांकि जैसा आप तीनों लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम प्लान हो रहा है, बहुत कुछ आना है, बट स्टिल अभी वो सब आना है। और अक्सर हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में कहानी ज्यादा बड़ी होती है, एक बातचीत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन रियलाइजेशन उसके मुकाबले एक चाहे इन्वेस्टर कह लीजिए, चाहे घर खरीदार कह लीजिए, चाहे किसी और तरह का इन्वेस्टर, थोड़ा छोटा होता है। इस पर्सपेक्टिव में मुझे जरा समझाइए। ओके, सर, अगर मैं इसकी बात करूं कि अपना यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट एंड ऑल दैट, जो भी इकोसिस्टम उस तरह से डेवलप कर रहे हैं, और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो खुद का अपना जो फेज 1 का जो प्लान है, दैट सेज दैट बाय 2041 दे आर इनविसाइजिंग टोटल पॉपुलेशन जो वहां पे है लगभग 40 लाख की पॉपुलेशन की इमीडिएट बैठ गई है। तो यहाँ लगभग जितना भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं चीजें होंगी, उसके कारण 40 लाख की आबादी इस डेवलपमेंट अथॉरिटी में, मतलब यमुना डेवलपमेंट एरिया में हो जाएगा। अगर 40 लाख की बात करें तो लगभग 8 से 10 लाख घरों की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये आपका दिल्ली या फिर एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट तो है नहीं कि पहले से ऑलरेडी घर है उनको पहले माइनस करना है। यहाँ पे जो है वो फ्यूचर में ही आना है, और मैक्सिमम या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ पोर्शन है, जैसे अगेन गौर है या फिर एक आध और जो डेवलपमेंट है जिसमें ऑलरेडी वहाँ पे बट रेडी टू मूविंग चीजें मिल गई है। बट मोस्ट ऑफ दी चीजें या तो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट में प्रपोज है। तो अगर 40 लाख के लिए अगर 8 से 10 लाख घरों की जरूरत है तो डेफिनेटली हो सकता है प्राइस पॉइंट पे एक बार क्योंकि सबको चिंता करने की जरूरत है कि क्या वो प्राइस पॉइंट है। बट उसमें अपना यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना एक खुद का रोल निभा रहा है, जहाँ पे वो 35,000 रुपये में आपके प्लॉट का ऑप्शन उनका रेट है। तो अगर मैं बात करूँ अगर 100 गज 150 गज का, तो आपका लगभग 45-50 लाख रुपए तक के स्कीम में बैठ जाती है चीजें, जो कि अगर आप देखो तो सब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक के फिगर की अगर बात करते हैं टिकट साइज की, तो पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको कुछ नहीं। अगर दिल्ली एनसीआर में अगर कुछ भी एक रिस्पेक्टिव तरीके का अगर आप परचेज करना चाहते हैं रेजिडेंशियल में, तो आपको कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। गुड़गांव नोएडा तो कम्प्लीटली आउट ऑफ पिक्चर है। अगर आप बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा में भी आप आज के जो रेट्स इंक्रीज ट्रेमेंडसली, तो विद इन द सेगमेंट नहीं है। अब मैं उस सेगमेंट के बाहर की बात करता हूँ, तो उस सेगमेंट के बाहर आपके पास क्या ऑप्शन है? सोनीपत है, देन आपके पास बहादुरगढ़ है, फिर उसके बाद मानेसर एंड फर्दर जो एरियाज है रेवाड़ी वगैरह एरिया वो सब पड़ता है, या फिर गाजियाबाद से फर्दर अगर हम जाते हैं तो टुवर्ड्स मेरठ पड़ता है। बट अगर मैं उन सबके चीजों पे और जिस तरीके के डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द मैग्नेट्स, पुश फैक्टर क्या बनाया, क्या किन किन क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें आगे डेवलप होनी है, क्या क्या प्रपोज प्लान है। सो अगर हम इसको मान के चलते हैं कि ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि एनसीआर मार्केट ने कुछ एक तरह से जो 7-8 साल का एक तरह से स्लो डाउन था, वो एक रिबाउंड होने के कारण वो काफी सारी चीजें डेवलप हुई, सारी चीजें हुई। बट अगर मैं गुड़गांव मार्केट में भी, ऑल्दो बायर्स अभी आज के डेट में थोड़ा सा डिटर कर रहे हैं, ग्लोबल सिचुएशन भी इस तरीके की क्रिएट हो रही है कि जो जनरली एक एनसीआर मार्केट में बोलते हैं कि एनआरआई इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट वो जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जॉब मार्केट जिस तरह से हो रहा है, तो थोड़ा सा एप्रीहेंशन उस चीज को लेके है। बट अभी भी जो एंड यूजर के लिए आज के डेट में अगर उसके पास एक वायबिलिटी बनती है कि किसी जगह पे वो जाके सेटल हो सकता है, या फिर उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, फ्यूचर में एस्पायर कर सकता है और उसके पॉकेट को भी फिट कर सकता है, तो इससे ज्यादा प्रॉमिसिंग कुछ नहीं है। मैं इस एरिया का मैं वैल्यूएशंस जीपी और उससे पहले से टाइम से करता आया हूँ। जिस तरीके की प्राइस पॉइंट उस समय थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम था, मैं एक एग्जांपल दूं, वी आर हायर्ड फॉर एनबीसीसी
का जो जब एक समय आया था कि जेपी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में एनबीसीसी वुड बी टेकिंग पार्ट ऑफ दैट. So, but there were certain group housing projects which were part of the development of JP. And there we suggested कि group housing तो यहाँ चलेगा ही नहीं, बंद करो इसको, यहाँ पे इसको एक काम करो, जिसको भी पैसा दिया है उसको वापस दो और plotted development लेके आ जाओ. That was the kind of thought at that point of time, and I am the same person who is saying that definitely with the growth story and the kind of stuff that the government is coming up, definitely things would change. एंड लगभग आगे 8 साल 10 साल और 2041 तक अगर मैं बात करूं, कम से कम 4 से 5 लाख घर की आवश्यकता है. एक अगर मैं सेल्स फिगर की भी बात करूं और प्रोजेक्ट लॉन्चेस और ये सब, पहले जितने भी आईपीसीज की रिपोर्ट्स आती थी या फिर रेसिडेंशियल डोमेन पे जितने भी रिसर्च रिपोर्ट आते थे, वो सारे रिसर्च रिपोर्ट में यमुना एक्सप्रेसवे एक फ्रैक्शन होता था विच वाज नॉट इवन, किसी को हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं थी, उस तरीके का सिचुएशन था. आज के डेट में अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करूं तो दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 15-20%. सो दैट इज अ बिगेस्ट स्टोरी, दैट इज अ गेम चेंजर ऑल टुगेदर. सो एफोर्डेबिलिटी मैटर्स, एंड एफोर्डेबिलिटी अभी आज के डेट में अगर कहीं है तो यमुना एक्सप्रेसवे पे ही है, तो इतने प्राइस बढ़ने के बावजूद भी. अब मैं थोड़ा आगे के लिए फ्यूचरिस्टिक, ये तो बात हो गई कि अभी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वो सही हुआ, क्या हम उसका सही मूल्यांकन कर रहे हैं या थोड़ा ओवर हाइप्ड है. नाउ कमिंग टू द लिटिल बिट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टॉक. सचिन जी, मुझे ये बताइए कि आपने आगे के लिए आपकी रिपोर्ट में लिखा है और आपने अभी जिक्र भी किया कि 28 से 35% का स्टिल आप एक अपसाइड देखते हैं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़े माइक्रो मार्केट्स बताएंगे, स्पेशल पॉकेट्स बताएंगे जहां पर वो अपसाइड आपको दिख रहा है, या ये थ्रू आउट है? तो माइक्रो मार्केट की हम बात करें या स्पेसिफिक, बिकॉज आफ्टर दिस लॉन्चिंग ऑफ एयरपोर्ट, तो स्पेसिफिक जो हमें लगता है सेक्टर 18, 20 एंड 22D, इसमें तो काफी आप देखोगे एप्रिसिएशन काफी आपको अच्छा मिलेगा लोगों को जो भी इन्वेस्ट करते हैं वहां पे. और उसके आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, या ग्रेटर नोएडा खुद से हो गया, तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज the area is not fully developed, it is not 100% completed, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएंगी. आज किसी भी इन्वेस्टर का प्लान क्या है? प्लान ये है कि आई हैव मनी इन माय पॉकेट, मेरे को ये पैसा कहीं पे डालना है, जो पैसा डबल हो जाए, डबल नहीं होता है तो 1.5 टाइम्स हो जाए, कुछ पैसा बढ़ जाए, 50-60% बढ़ जाए, 100% बढ़ जाए. तो जो भी फ्यूचर की प्लानिंग है, जैसे आज हम जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं. एक टाइम था, आज से करीब मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, 5 से 6-7 साल पहले हम लोगों को बहुत सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके फोन आते थे कि नोएडा में हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिया और अभी तो 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी तक पोजीशन नहीं मिला, पैसा फंसा हुआ है. आई एम नॉट गिविंग द अमाउंट, बट हैप्पी अमाउंट, बिग अमाउंट स्टक हो गया है प्रोजेक्ट में, अभी तक पोजीशन नहीं मिल पाया. गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट सामने आई, उन्होंने दे हैव गिवन दी प्रोजेक्ट टू एनबीसीसी एलएनटी एंड 5,000, in fact 7,000 to 8,000 plus अपार्टमेंट दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड. तो आज नोएडा के मार्केट में वो पॉजिटिविटी भी आई है कि अगर नोएडा में मैं कुछ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले फंस गया था, तो आज मेरे को डिलीवरी भी मिल रही है. तो आगे चल के ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है कि अभी कैसे हमारे को आगे डील करना है लोगों के साथ में, so दैट कोई भी कंज्यूमर 7-8 साल 10 साल के लिए स्टक ना हो, फंड स्टक ना हो. अभी एनबीसीसी एलएनटी स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट, अभी भी काम चल रहा है. 7,000 to 8,000 अपार्टमेंट जो 7-8 साल से डिलीवरी नहीं हो पा रहा था, अभी डिलीवर हो गया. नाउ कंज्यूमर इज हैप्पी. जो नोएडा की इमेज बनी हुई थी कुछ टाइम पहले, अभी वो इमेज चेंज हो रही है. एयरपोर्ट के आने से और भी, हम बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो एयरपोर्ट के आने से उस पर और भी ज्यादा पॉजिटिविटी लोगों की बढ़ी है. ठीक है, मुझे क्विकली एक लाइन में ये बताइए सचिन की, ये जो आप इंक्रीमेंटल वैल्यू बता रहे हैं 28 से 35% की, कुछ माइक्रो पॉकेट्स का भी आपने जिक्र किया, टाइमलाइन क्या है, कितने वक्त में? 1 से 1.5 साल, 2 साल मैक्स.
2 साल में आप कह रहे हैं कि इतना इतना अपसाइड मिल जाएगा किसी को? यस, एब्सोल्युटली। ठीक है। स्टडी बोलती है कि इतना जाएगा और इसके ऊपर भी जा सकता है, जैसे जैसे, बिकॉज अभी जो सेक्टर्स में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, फिल्म सिटी आएगा, मेडिकल सिटी आएगा, टॉय सिटी आएगा, लॉजिस्टिक सिटी आएगा, तो अभी वो स्लो डाउन हो गया था। लेकिन जैसे ये इनॉग्रेशन हुआ है, पीएम ने इनॉग्रेशन किया, और इनॉग्रेशन के बाद से आपको इनके डेवलपमेंट में भी स्पीड मिलेगी। उस स्पीड की वजह से जॉब बढ़ जाएंगी, लोग आने लग जाएंगे उस एरिया में, और जब लोग आते हैं तो उस एरिया की डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है, प्राइस विल गो फॉर हायर साइड, दैट इज फॉर श्योर। और इससे भी लगाया जा रहा है कि मतलब इससे भी ज्यादा ही कैपिटल एप्रिसिएशन लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभिनव जी, क्या आप भी एग्री करेंगे? मतलब ठीक है, एक परसेंटेज टर्म्स में 20-22 या कह रहे हैं उससे भी ज्यादा, लेकिन सिर्फ 1.5-2 साल में इतना इंक्रीमेंटल वैल्यू आएगा? देखिए, मैं अग्री करता हूँ सचिन जी से, क्योंकि अगले 3 साल बहुत क्रिटिकल हैं इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। 2026 अभी तो एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हुआ है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स आई थिंक 1-2 महीने से शुरू होंगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। 2026 से लेकर 2028 के बीच में ये जितने बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, या मैंने जिन डेडिकेटेड हब्स की बात करी, चाहे वो फिल्म सिटी हो या फिनटेक सिटी हो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो, एट्सेट्रा, इनके इनिशियल फेजेस ऑपरेशनल हो जाएंगे। इनिशियल फेजेस ऑपरेशनल का मतलब है कि लैंड एक्वायर किया जा चुका है, इंटरनल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, रोड्स, ड्रेनेज, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा बन चुका है, कंपनीज को लैंड अलॉट हो चुका है, और वो कंपनीज ने अपने डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनानी शुरू करी है। तो जब इनके एम्प्लॉयज यहाँ आने शुरू होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जैसे मैंने पहले भी कहा, एंड यूजर डिमांड इस एरिया में बढ़ जाएगी। अब वो एंड यूजर डिमांड या तो उन डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में जा सकती है जहाँ पे अलोंग साइड असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग आपको रेजिडेंशियल है, या फिर कैन गो टू द सेक्टर्स जो सचिन जी ने बोले, 18, 20, 22D, दीज आर द मोर प्रोमिनेंट, मोर एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंशियल सेक्टर्स, जहाँ पे आपको मिक्स यूज प्रोजेक्ट्स या डेडिकेटेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने का एक ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा इस रीजन के इनर्शिया पे, और समवेयर अराउंड 18 to 20% या मे बी अपवर्ड्स ऑफ 20% पर एनम का जंप दिख सकता है। ओके, तो अरविंद जी, अगर सबका एस्टिमेशन यही है, तो मेरा अगला सवाल इसमें ये कि जिस हिसाब से सप्लाई आ रही है, जो हमने आंकड़े भी देखे थोड़ी देर पहले, क्या ओवर सप्लाई की सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी? मतलब ठीक है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 15 से 20% एनुअली हमको यहाँ ग्रोथ मिलेगी, लेकिन विज विज सप्लाई क्या वो सबकी सब कंज्यूम होती हुई नजर आएगी? और दूसरी बात कि चूंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट, अभी आपने भी कहा कि आपने बहुत लंबे समय तक इस एरिया की स्टडी की है और चीज़ों को देखा है, और जितनी चीज़ें प्लान्ड हैं, तो उस लिहाज से आप क्या सलाह दोगे कि मैं मकान खरीदूं, कोई अपार्टमेंट खरीदूं, मैं एक प्लॉट की तरफ देखूं, अगर मेरी पॉकेट अलाउ करती है कि मैं एक प्लॉट में निवेश कर दूं लमसम अमाउंट, या मैं कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, भले कोई ऑफिस स्पेस नहीं तो एक छोटी शॉप में ही इन्वेस्टमेंट कर दूं? कहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? ओके, सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई भी परसेंटेज कितना परसेंट राइज करेगा एंड ऑल दैट, इसका अनुमान हम एग्रेसिव जाने से पहले हमें ये चीज देखना होगा कि आज के डेट में यमुना एक्सप्रेसवे पे जो प्रोडक्ट है वो रेस्ट ऑफ द एनसीआर के जो मेजर स्पॉट्स हैं उनसे कितने डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो अगर हम ये देखें तो लगभग आपका गुड़गांव के मामले अगर मैं बात करता हूँ, अगर गुड़गांव की एवरेज प्राइसिंग जो लगभग आज के डेट में 18-20 हजार रुपए की एवरेज प्राइसिंग है, इवन अगर मैं फ्रिंज एरियाज को भी कंसीडर कर लेता हूँ पर स्क्वायर फीट की, एंड चूंकि यहाँ डेंसिटी नॉर्म्स के कारण जनरली बड़े यूनिट्स निकालने पड़ते हैं, तो लगभग आपका आज के डेट में 4 करोड़ के आसपास की प्राइसिंग आ रही है, 4 करोड़ 5 करोड़ की प्राइसिंग, विच इज द एवरेज। अगर इसी तरीके से बात करें नोएडा में, तो इट इज अगेन अराउंड 4 करोड़। उसके हिसाब से यहाँ पे किस प्राइस रेंज में मिल रही है, तो यहाँ पे अभी आज के डेट में लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ तक के रेंज में जनरली अच्छी चीजें आ जा रही है। सो यानी मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 60% टाइप का, 60 to 70% टाइप का डिस्काउंट पे अवेलेबल है। पर सर यहाँ अरविंद सर, एक छोटा सा, मैं माफी चाहूंगा इंटरप्ट कर रहा हूं, मतलब ये कुछ मुझे वो जो एक टिपिकल एक आर्क थ्योरी होती है रियल एस्टेट के अंदर कि आप एक जगह
वो रखिए कंपास और उसको घुमाइए और एक आर्क पे अगर आपकी प्रॉपर्टी का भाव है समझ लीजिए 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और उसी आर्क पे कोई और प्रॉपर्टी रखी हुई है जो 5,000 या 10,000 पे बिक रही है, तो हम मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल उतना ग्रो करने का है। तो आपने कहा कि बाकी के मुकाबले अभी भी 60% डिस्काउंट पे रखी है, लेकिन क्या ये सारी प्रॉपर्टी आपस में तुलनात्मक हैं? क्या ये हम ऐसा नहीं, मान लें? नहीं है। यही मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे क्या अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में रिप्लेस कर पाएगा गुड़गांव को या नोएडा को, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो रिप्लेस कर पाएगा। इसकी अपनी खुद की इकोसिस्टम बनेगी। उस इकोसिस्टम वो कितना स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के साथ एंड सरकार कितनी सक्सेसफुली अपने प्लान्स को पुश अहेड कर पाती है, या यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी कितना अपने प्लान्स को पुश अहेड कर पाती है, जो भी इनके प्लान्स है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पे सब सोच रहे हैं, मतलब नॉट सोच रहे, यहाँ पे अभी भी कागजों पे चीज है कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे, ये ऐसा जोन होगा, अलॉटमेंट भी हो गई है, कई जगह पे जमीन एक्वायर हो रही है, बट जब उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, कितना होगा, इन सब चीजों के ऊपर काफी हद तक चीजें डिपेंड करेंगी कि ये कितना अपने आप को ये एज एन डेस्टिनेशन दिल्ली एनसीआर के बाकी लोकेशन से अपने आप को रिप्लेस कर पाता है। मतलब इनको कितना रिप्लेस कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली चूंकि ये 70% डिस्काउंट पे है, तो डेफिनेटली जितनी चीजें आने का संभावनाएं हैं और ये सब, तो एक एप्रिसिएशन तो यहाँ पे है। जबकि हम बाकी दिल्ली एनसीआर के जगहों पे हम ये देख रहे हैं कि वो एप्रिसिएशन पिछले 4-5 साल में इतना स्टिप है कि अभी आगे इसका क्या होगा इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना मुश्किल है। और गुड़गांव, नोएडा एंड अदर स्टडी सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर भी एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। वन, ड्यू टू द डिस्काउंट, एंड सेकेंड ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स जो कि ऑलरेडी इसको कंसीडर करके लेके चलते हैं। सेकेंड सर, आपका क्वेश्चन अगर एक बार फिर से रिपीट करेंगे तो जी, मैंने ये पूछा था कि क्या एक प्लॉट अच्छा रहेगा या एक दुकान? कौन सा सेगमेंट? यस, गॉट इट सर। कभी भी ना, अगर मैं पोस्ट कोविड की भी बात करूं, इवन अगर मैं गुड़गांव जैसे एस्टेब्लिश्ड मार्केट की भी बात करूं, वहां पे अपार्टमेंट्स आपके किस रेट से बढ़े, तो अगर अपार्टमेंट के अगर प्राइस अप्रिसिएशन की बात अगर हम करते हैं, सो दैट हैज ग्रोन बाय 2 to 3 टाइम्स। बट वही जो प्लॉट्स है, प्लॉट्स के केस में आपके 4 to 5 टाइम्स के आसपास आपका जो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास का आपका ग्रोथ दिखा है। सो प्लॉट हैज अप्रिसिएटेड मोर इन कंपैरिजन टू द अपार्टमेंट्स। एक और चीज होती है कि अपार्टमेंट में क्या है, ग्रुप हाउसिंग में, कि आफ्टर एवरी 5-7 ईयर, 10 ईयर्स, देयर इज अ चेंज इन द कॉन्सेप्ट एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द बायर्स कि भाई मुझे ये चाहिए, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एंड फिर उसी हिसाब से डेवलपर्स बनाना शुरू करते हैं। तो जो प्रोडक्ट 10-15 साल पुराना हो जाता है, वो क्या है, ओल्डर स्पेसिफिकेशंस वाले प्रोजेक्ट माने जाने लगते हैं। सो उसके कारण क्या है, इनहेरेंट लैंड वैल्यू है, बट इसके बावजूद भी उसमें वो एप्रिसिएशन नए प्रोजेक्ट्स में तो दिखेगा, पर पुराने प्रोजेक्ट्स में उतना एप्रिसिएशन नहीं दिखता है। बट वो चीज आपका प्लॉट्स के साथ नहीं होता है। सो प्लॉट्स में आपको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। ऊपर से क्या है कि जैसे जैसे चीजें डेवलप होती जाएंगी, प्लॉट विल बिकम स्कार्स इन दिस एरिया ऑल्सो। आज मिल रहा है, फ्यूचर में स्कार्स हो जाएगा। सो उसके कारण क्या है, प्लॉट्स के लिए आपका डिमांड बढ़ेगा। जहां तक दुकान और बाकी सारी चीजों के लिए है, शुरू से हमारा मानना है कि जहां पे इंस्टीट्यूशन ड्रिवेन या इंस्टीट्यूशन कंट्रोल जो शॉप मॉल्स होते हैं या शॉपिंग एरिया होती है या ऑफिस होता है, दैट इज वेल मैनेज्ड, वो बेटर प्राइस रेंट कमांड कर पाते हैं, वो ज्यादा एप्रिसिएशन दे पाते हैं, ना कि जहां पे स्टार्टर सेल और ये सारी चीजें होती है। सो दुकान से ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर चीज होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट का अगर किसी का प्लान बन रहा है, दे शुड ट्राई फॉर प्लॉट्स मोर। सेकेंड इज ऑब्वियसली अभी भी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ट्रेंड्स के साथ जो चीजें आ रही हैं, वहां पे एल्डेको जैसे एल्डेको हैं, एटीएस है, ये इस तरीके के जो डेवलपर्स और जो प्रीमियम डेवलपर्स जो हैं, जो अच्छे सेगमेंट में माने जाते हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। सो श्योरली दैट विल आल्सो एप्रिशिएट कंसिडरेबली, बट आई एम मोर होपफुल for the plots. Second is the apartments, and for the commercial as such, for the SCO, until unless it is a SCO plots, but अगर आपको बिल्ड सेक्टर में लेना चाहते हैं तो थोड़ा उससे बचे। ठीक है सचिन, आप तो डायरेक्टली इस फील्ड में सीधे डील कर रहे हैं लोगों से। अभी मतलब एक एयरपोर्ट के पहले वाली स्थिति और एक अब जब लॉन्च हो गया है, तो लोगों का रुझान किस तरफ है, क्या लेना चाह रहे हैं? आर पीपल लुकिंग फॉर प्लॉट्स की अभी भी भाई मुझे तो एक प्लॉट दिला दो, या मुझे घर चाहिए, या मुझे तो एक छोटी सी दुकान चाहिए, मुझे लगता है उसी में मेरे लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा?
तो अभी क्या हो रहा है, जो अभी करंट सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है, हमारे को बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है एनआरआई मार्केट से। जैसे अभी गल्फ में जो सिचुएशन है, सिचुएशन इज वेरी टाइट। तो जो लोग वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, दुबई का मार्केट बहुत बड़ा बढ़ने के बाद अभी थोड़ा सिचुएशन टाइट है, तो अभी लोगों का वापस से बहुत लाइक वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ क्वायरीज कि हमारे को आप ये एरिया में इन्वेस्टमेंट करा दीजिए। एंड मैं आपको बोलूं एक बात कि जब भी कोई इस टाइप की डेवलपमेंट आते हैं कि कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके आसपास में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन आएगा या एम्प्लॉयमेंट हाउस आने वाला है, तो लोग क्या करते हैं कि साइट पे भी जाना नहीं चाहते हैं, साइट पे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये डेवलपमेंट 3-4 साल 5 साल चलेगा और 4-5 साल के अंदर मेरा पैसा अपने आप डबल हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि वो प्लॉट खरीद लें, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि उनका घर बन जाए, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि नहीं मैं तो कमर्शियल में ही जाऊंगा। तो कमर्शियल की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में बहुत कम होती है, राइट। एंड टिकट साइज इज बिग, टिकट साइज ज्यादा है। आज कोई भी कंज्यूमर है, अगर हम एवरेज कंज्यूमर की बात करें दिल्ली एनसीआर में जो अवेलेबल है, आज उनका बजट 50 लाख से लेके 75-80 लाख रुपीज है। बट द प्राइसेस इन गुड़गांव, इन नोएडा, लाइक नोएडा एक्सप्रेस वे एंड अदर लोकेशन, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ के नीचे कुछ नहीं मिलता है। 2 BHK 2.5 करोड़ का हो गया है, 3 BHK 3-4-5 करोड़ में आ रहा है, 4 BHK। तो आज लोगों के लिए जो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है उनके पैसे को ग्रो करने के लिए, लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आना चाहते हैं, सो दैट उनको प्राइस आज रेंज में मिल जा रहा है। उनको जी। पता है कि आज प्राइस 8,000 से लेके 11,000 की रेंज में है, तो ये 20,000 22,000 25,000 एक दिन पहुंचेगा। इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, डेवलपमेंट के साथ साथ ये प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो जो लोकल में जो लोग हैं, जैसे आप देखोगे मथुरा है, मथुरा में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ग्वालियर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, या जो आसपास के लोकेशन, या नोएडा में खुद भी इतने सारे कॉलेजेस हैं। दीज दीज कैंडिडेट्स विल गेट पास्ड आउट। जैसे ही पास आउट होगा, इनको कैंपस सिलेक्शन मिलेगा। जब यही इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, तो यहीं पे उनकी जॉब हो जाएंगी, लोग ये प्रॉपर्टी लेने वाले अपने आप बढ़ जाएंगे। तो लोकल डिमांड तो है ही है, साथ में आज हमारे को एनआरआई से बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है। मतलब जी। जो लोग वहां पे, आज आप दुबई में जाओ, दुबई के अंदर आपको 2 BHK लेना है, तो यू हैव टू स्पेंड 2 to 2.5 मिलियन AED, मतलब जो कि मोटा मोटा हो गया 5 करोड़ रुपए। तो आज वो 5 करोड़ रुपए वहां नहीं डाल करके आज वो इंडिया में डालना चाहते हैं कि एक काम कर, तो आप 2 करोड़ रुपए मेरे नोएडा में लगा दो, 2 करोड़ रुपए मुंबई के पास लगा दो, पुणे में 1 करोड़ रुपए बैंगलोर में लगा दीजिए। इस टाइप से लोग, तो जी, लोगों बिल्कुल का समझ जो सकते हैं। खैर, ये तो एक अलग ही सिनेरियो है, और ये आपका कहना एक हद तक सही भी है, उस पर एक अलग शो हम कर भी चुके हैं। अभिनव जी, आपकी भी राय इस पर्टिकुलर सवाल पे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैंने अरविंद जी से भी पूछ लिया, सचिन जी से भी पूछ लिया, आपका क्या कहना है? एक निवेशक, एक एंड यूजर जो भी है, उसे जैसे भी जुड़ना है रियल एस्टेट से अभी इस नए डेवलपमेंट के बाद, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, अप्रोच तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि साइट विजिट जरूरी है। सचिन जी ने अभी कहा कि लोग शायद साइट विजिट भी नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है, एंड इट्स स्पार्सली डेवलप्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारे सेक्टर्स में लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि 18 कौन सा है और 25 कौन सा है और 30 किस यूज के लिए है और 35 किस यूज के लिए है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स पे फोकस करें, उन सेक्टर्स को जाके देखें सबसे पहले ऑन ग्राउंड। जो प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च हो रहे हैं या जिनके एडवर्टीजमेंट्स हैं, द सेम प्रोसेस जो हर जगह लगता है, ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेरा अप्रूवल है कि नहीं, रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, येडा का अप्रूवल है कि नहीं, बिकॉज येडा एज एन अथॉरिटी इज ऑल्सो वेरी stringent and very particular in approvals as well as in in the structure that they follow, right? More importantly, अगर एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है कि हम हाउसिंग खरीदते हैं या प्लॉटेड लेते हैं तो उस पे हाउस बनाते हैं फॉर अ फ्यूचर रेंटल हाउसिंग पर्सपेक्टिव, तो किस तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं आसपास के सेक्टर्स में। जैसे मैंने कहा कि या तो आप सर्विसेज सेक्टर्स के पास लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग के पास लीजिए, वो सारा फोकस करना जरूरी है। ड्यू डिलिजेंस इज इंपॉर्टेंट। अप्रूवल, सैंक्शन, लेआउट्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, स्पेशली इस तरह के इमर्जिंग कॉरिडोर्स में जाना जरूरी है। मेरे हिसाब से जो आपके एस्टैब्लिश्ड रीजनल डेवलपर्स हैं, जिनका एक सर्टेन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है,
उनके प्रोजेक्ट्स में जाना सेफ रहेगा। वहां पर जैसे कि अरविंद जी ने कहा, प्लॉटेड डेवलपमेंट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, अनलेस अगर आप एक एंड यूजर है। अगर एंड यूजर है तो जाहिर सी बात है आपको फ्लैट चाहिए, इमीडिएट मूव इन करना है। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं मे बी 2-3 साल या कुछ और साल, और मे बी यू जस्ट गोइंग इन फॉर इन्वेस्टमेंट, प्लॉटेड would be the first priority, followed by, of course, apartments and SEOs, but SEOs in mixed use projects या जो dedicated townships है, जैसे गॉर्सन्स की बहुत बड़ी टाउनशिप है वहां पे, यमुना सिटी, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, because that's a developed established ecosystem. Okay, so then that would be a safer bet. But overall मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, एयरपोर्ट आया है, बट ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारे genuine stakeholders, but also those who are fake or who want to deceive people, they might come in. And then फिर हमने वो सारी स्टोरी सुनी है across the region, across the country, जब वो यूफोरिया बढ़ता है, and if you don't do your due diligence, then कई बार आप गलत प्रोजेक्ट्स में भी फंस सकते हैं। So it's very important कि प्रोजेक्ट्स को देखें, अप्रूवल्स को देखें और उसके बाद डिसीजन लें। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए सचिन जी, क्विकली क्या कह रहे हैं? सो बेसिकली मतलब अब हमारा कहने मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई भी कंज्यूमर है वो साइड विजिट नहीं करके इन्वेस्ट कर ले। ऑब्वियसली उनको साइड विजिट करना चाहिए, बट आज मार्केट में स्क्वायर यार्ड्स एडवाइजरी का जो ट्रस्ट है लोगों में बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? बिकॉज वो हमारे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम उनको प्रॉपर्टी भी दिलाते हैं ग्रेड ए डेवलपर की। अब अगर वहां पे कोई ऐसा डेवलपर हु इज ग्रेड ए, हैविंग वेरी गुड बैकग्राउंड, बहुत अच्छा रिनाउंड डेवलपर है, 40-50 साल से काम कर रहे हैं, करेक्ट, तो आज हाँ नहीं, वो आपकी बात समझ में आ गई सचिन जी, और उनका कहना थोड़ा जनरलाइज था, मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे वहां पर रियल्टर्स होंगे, अलग अलग लोगों से लोग डील कर रहे होंगे। चलिए आपका मामला अलग है, क्लीन है, लेकिन आपने खुद ने कहा, और ये बात मैं चलते चलते खुद भी प्रोग्राम में कहना चाह ही रहा था, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया हमारा, कि एक पास रहा है पूरा नोएडा का, और उस पास से उसने कितना, आपने खुद ने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि क्या स्थिति थी एक वक्त। समय होता तो हम उस पर भी और डिटेल में बातचीत करते, लेकिन एक हद तक अब उस पास से आगे बढ़ने की बात है। उस पास में सरकार की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से, डेवलपर की तरफ से कई दिक्कतें रहीं, जिसका खामियाजा एंड यूजर ने भुगता है और आज तक भुगत रहा है, और मुझे लगता है कि वो पीड़ा कई सालों तक रहेगी। हालांकि उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि रियल एस्टेट में चीजें कैसी चलती हैं और किस रफ्तार से चलती हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि ये जो सारा नया डेवलपमेंट है, ये उन दिक्कतों से मुक्त होगा। सबने अपने अपने सबक सीखे होंगे, और इनफैक्ट जो घर खरीदार है, अपना पैसा लगाने से पहले उसने भी तो अब सबक सीख लिया है, और इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम भी है। तो बिल्कुल सही है, ठोक बजाकर, ध्यान में रखकर सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। अच्छी बात है कि एक डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के साथ तो विकास होता ही है, एप्रिसिएशन आता ही है, लेकिन वो कितना रियलिस्टिक है, किस जगह पर सबसे ज़्यादा है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ में सबसे अच्छा है, और ओवरऑल कहीं आगे आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, जिससे फिलहाल उस यूफोरिया में हम देखना भूल जाएं। इसीलिए पूरी बातचीत हमने की, और ये कोई पहली या आखिरी बातचीत नहीं थी, आने वाले वक्त में भी, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है। हम अपने मेहमानों को, तीनों महानुभावों को आमंत्रित करते रहेंगे, उनसे ग्राउंड चेक लेते रहेंगे, एक रियलिस्टिक पिक्चर आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। लेकिन आज काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक पर्सपेक्टिव में आपने पूरी बातचीत रखी कि कैसे ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है, इसका पास्ट क्या था, अभी हम कहाँ खड़े हैं, और प्रेजेंट में, फ्यूचर में हम किन चीज़ों को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपके लिए उसमें क्या कुछ है। भले ही आप एक इन्वेस्टर हो, घर खरीदार हो, रियल एस्टेट को ऐसे ही समझना चाहते हो, इस पूरे इलाके को, वो सारी जानकारी देने की कोशिश रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत मजा आया ये पूरी बातचीत करके। दोबारा फिर आपको आमंत्रित करेंगे, लेकिन आज के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। फिलहाल के लिए सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपनी राय जरूर भेजिएगा हमेशा की तरह, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो अभी शुरुआत है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो आप हमें प्रॉपर्टी गुरु में भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पूछ सकते हैं। कई और एपिसोड्स हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के आसपास, क्योंकि ये, जैसा हमने कहा, एक शुरुआत भर है। बहुत सवाल, बहुत बातें अभी इसमें होना बाकी है। तो ज़रूर अपनी राय आप हमें यूट्यूब पे देखें, आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखें, या टीवी पर हमारे ये शो देखें, क्योंकि ये सब जगह आपके लिए उपलब्ध होगा।
प्लीज कमेंट्स में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।